एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइज, हम लोग जो इग्नू एमए सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें मैंने कहा था कि हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपकी वीडियोस कवर अप करेंगे। ऑलरेडी चैनल पे फर्स्ट ईयर यानी कि एमएसओ 1, 2, 3, 4 के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस के लिए परेशान नहीं होना है। आप लोग सीधा चैनल पे जाएंगे, चैनल पे ऑप्शन आ रहे होते हैं होम स्क्रीन, वीडियोस एंड प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट, ये फॉर दोज स्टूडेंट जो बार बार पूछ रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में आप थोड़ा सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एमएसओ 1, 2, 3, 4 सबकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की भी और जो डिटेल की मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं उनकी भी। तो जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की एमएसओ 4 क्लियर कट हेडिंग है उस प्लेलिस्ट की, एमएसओ 4 जून 2019 क्वेश्चन पेपर, उसमें ऑलरेडी 4 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। 4 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज हम जून 2019 का 5th क्वेश्चन देखेंगे। एमएसओ 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। 4 क्वेश्चन कवर अप हो गए थे। दिस इज द 5th क्वेश्चन, दैट इज आपका एमएसओ 4 का सोशियोलॉजी इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्कस द इमर्जिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन सोशियोलॉजी इन इंडिया। अब सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आता है कि एग्रेरियन सोसाइटी होती क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है एग्रेरियन। देखो, एग्रेरियन वर्ड जब भी आ जाता है तो सीधा सीधा मतलब होता है एग्रेरियन, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। प्रोडक्शन की बात होगी, प्रोडक्टिविटी की बात होगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड बात यहाँ पे होगी। तो प्रोडक्शन करोगे कहाँ, लैंड को कैसे मैनेज कर रहे हो और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है वो लोगों के बीच में, ये होता है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। देखो, ये एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात है। इसके अलावा एक एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर भी होता है। क्लास स्ट्रक्चर मतलब कितने पार्ट में, कितनी क्लासेस में, क्लासेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो कितने इनकम ग्रुप में आपकी सोसाइटी डिवाइडेड थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टेनेंट्स के बारे में जाएगा, जो अपर पीजेंट्स हैं, अपर क्लास पीजेंट्स हैं, वो सब जाएंगे। तो वो दैट विल लुक इन सम अदर क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लैंड ओनरशिप की बात, लैंड का कंट्रोल, मतलब किसके पास लैंड का कंट्रोल है और लैंड का यूज किस तरीके से और किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। अब हम इसमें सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो रूरल इंडिया में देखें तो रूरल इंडिया में क्या फॉलो होता है, रूरल इंडिया में जजमानी सिस्टम फॉलो होता है। नाउ द क्वेश्चन कम, जजमानी सिस्टम क्या है, हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जजमानी सिस्टम, देखो जजमानी जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड किससे लिया गया था, यजमान से। यजमान कौन होते थे, वो लोग जो यजना मतलब यज्ञ वगैरह ये सब चीजें, पूजा पाठ के काम ये परफॉर्म करते थे। तो बेसिकली ये सिस्टम एक इकोनॉमी का सिस्टम है कि इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, जिसमें ये बताया गया कि इंडियन विलेज में होता क्या था, जो लोअर कास्ट होती थी वो कुछ अपर कास्ट के लिए काम करके देती थी। अपर कास्ट जो थी वो लोअर कास्ट से काम कराती थी और इन रिटर्न उन्हें वो पे करती थी। वो पे कैश में भी हो सकता था, सामान की फॉर्म में भी हो सकता था, सामान में आप उनको राशन पानी ये सब चीजें दे रहे हो तो वो पेमेंट किसी भी तरीके से हो सकती थी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लोअर कास्ट परफॉर्म वेरियस फंक्शन फॉर अपर कास्ट एंड रिसीव्ड ग्रेन और अदर गुड इन रिटर्न। अब जजमान जो होते थे और जो लोग क्या करते थे, काम करते थे इन जजमान के लिए, उनको बोला जाता था कमीन। कमीन जो वर्क कर रहे हैं किसी और के लिए, तो ये अपनी सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करते थे और ये इन रिटर्न इन्हें कैश और काइंड में पेमेंट करते थे। यहाँ तक हमें बेसिक जजमानी सिस्टम के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। अब इसी में आगे क्या बताया कि जो हाई कास्ट के लैंड ओनिंग फैमिलीज होती थी वो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड सर्विसेज, उन्हें सर्विसेज दी जाती थी एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरियस लोअर कास्ट सच एज, बहुत सारी लोअर कास्ट जो थी वो ये सर्विसेज देती थी। जैसे कि क्या, आज आप देखो उन कास्ट को उनके ऑक्यूपेशन से ही तो लिंक कर दिया गया है, मतलब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट बना दी गई। लाइक कारपेंटर खाती हो गए, बार्बर नाई हो गए, ठीक है, पॉटर्स कुम्हार, लोहार्स, धोबी, ठीक है, चूड़ा, ये सब लोग क्या होते थे, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपर कास्ट के लोगों को। क्लियर। तो दिस वाज द जजमानी सिस्टम जो बेसिकली रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था। अभी बहुत डिटेल में क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, कैसे वर्क कर रहा था, दैट विल नॉट लुक हियर। बट अब हम बात करते हैं ब्रिटिशर के टाइम पे। आज भी ऑन लो कि 1600 में ब्रिटिशर इंडिया आए, धीरे धीरे यहाँ पे अपना ट्रेड एक्सपेंड किया, उसके बाद हमें इकोनॉमिकली तो कैप्चर कर ही लिया था एंड देन पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिशर के टाइम पे यहाँ पे कॉलोनियल रूल में लैंड को लेके अलग अलग सिस्टम हुए, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 की बात की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो उस टाइम के गवर्नर थे इंडिया के, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे जब यूरोपियन आए थे, जब यूरोपियन का इंडिया में आना हुआ, या यूरोपियन में भी स्पेसिफिकली ब्रिटिशर का, तब इंडिया में मुगल रूल चल रहा था। इंडिया में प्रॉपर मुगल रूल चल रहा था और जो रेवेन्यू कलेक्शन था इनके टाइम पे, दैट वाज सिस्टमाइज और क्या था,
स्टैंडर्डाइज था। देखो चौथ सरदेशमुखी की बात ये लोग करते थे, ठीक है, इतना डिटेल में खैर नहीं जाना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, चौथ और सरदेशमुखी, बट जो लोग आप लोग में से यूपीएससी कर रहे हैं दे नो इट वेरी वेल कि चौथ और सरदेशमुखी ये चार्ज करते थे, ठीक है, मतलब अपने जो भी किसी के फसल हो रही है उसका 25% जो है वो एज अ टैक्स आपको पे करना पड़ता था, 1/4 पार्ट, एंड देन उस पर भी क्या लगता था, सरदेशमुखी लगता था। तो ये सारी चीज़ें उस समय पे मुगल्स के टाइम पे प्रिवेलेंट थी, एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ये आपके किसानों से चार्ज करते थे। बट ब्रिटिशर के आने के बाद ये सिस्टम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिला। अब ब्रिटिशर क्या सिस्टम फॉलो कर रहे थे, उसमें हमारे पास एक है जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। अब इन सिस्टम्स को हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जमींदारी सिस्टम क्या था, जमींदारी सिस्टम का पहले थोड़ी सी फैक्चुअल बातें जानते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू ही लेके आए थे। इसमें क्या होता था कि यहाँ आपके किसान है, यहाँ पे आपके क्या है, ब्रिटिशर है, ये आपके कौन है, फार्मर्स है, हैं, और दे आर ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशर को जो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, ब्रिटिशर डायरेक्टली नहीं जाके मांगते थे फार्मर से, ब्रिटिशर ने बीच में अपॉइंट कर दिए थे जमींदार्स, ठीक है। अब जमींदार्स भी क्या होते थे, जमींदार्स भी बहुत बड़े इंसान है, जमींदार खुद उठ के तो फार्मर के पास नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में एक पर्सन और इन्वॉल्व हो जाता था जो जमींदार के एजेंट होते थे, जो इनसे टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का बेसिकली काम करते थे। तो हमने देखा यहाँ पे लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था इंटरमीडिएरीज से, जो मिडल मैन है यानी कि जमींदार्स हैं। अब देखो फार्मर से ये अपना हिस्सा लेंगे, ये अपना हिस्सा लेंगे, एंड देन ब्रिटिशर को पे करेंगे, तो अल्टीमेटली फार्मर के पास तो कुछ बचता ही नहीं था यहाँ पे। और फसल पूरी तरीके से बारिश पे डिपेंडेंट थी, नहीं हुई तो भी आप चार्ज कर रहे हो, तो भी आप छोड़ नहीं रहे हो रेवेन्यू कलेक्शन। तो दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। उस टाइम पे फार्मर्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब थी। तो यहाँ पे शेयर जो था, जो गवर्नमेंट ले रही थी, वो 10/11, मतलब 11वें, टोटल 11 पार्ट में से 10 पार्ट का हिस्सा तो पूरा पूरा जो था वो गवर्नमेंट के पास जाता था, और बाकी काफ़ी हद तक चीज़ें ज़मींदार ले लेते थे। तो यहाँ पे किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रियोतवारी सिस्टम। देखो जमींदारी सिस्टम कुछ स्टेट में प्रेवेलेंट था, अब वहीं रियोतवारी थोड़ा साउथ की तरफ आपके राजस्थान वाले एरिया में रियोतवारी सिस्टम भी हमें देखने को मिल रहा था। ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने इसको 18वीं सेंचुरी के एंड तक जाते जाते इंट्रोड्यूस करा। रियोत का मतलब होता है फार्मर। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि बीच में जमींदार इन्वॉल्व थे, यहाँ पे सीधा बोला गया कि कोई जमींदार नहीं आएगा, एबोलिशन कर दिया मिडल मैन का और बोला सीधा फार्मर जाके क्या करेंगे, जमींदार को टैक्स पे कर देंगे, ये बोला गया। तो लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर डायरेक्टली टू द स्टेट, डायरेक्टली स्टेट को दिया जा रहा था। रियोत के पूरे पूरे राइट थे, स्टेट मतलब अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको सेल कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं। इस केस में थर्ड सिस्टम जो हमारे पास था, महलवारी। महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश मैन हॉल्ट मैकेंजी। अब महलवारी सिस्टम क्या था, देखो हर विलेज से एक विलेज का, अब विलेज को क्या बोला गया, यहाँ पे विलेज को बोला गया कि विलेज जो होता है ना वो एक महल है, ठीक है, महल नाम दिया गया विलेज को महल बोला गया, और हर महल का एक हेड अपॉइंट होगा जो विलेज के हेडमैन होंगे। अब सारे किसानों से ये पेमेंट लेंगे और ये जाके ब्रिटिशर को पेमेंट करेंगे, सो दैट अगर किसी एक आधी किसान की फसल की कोई प्रॉब्लम भी हुई तो वो आपस में ये लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर लें। ये भी कुछ स्टेट में प्रेवेलेंट था, स्टेट इतने याद रखने भी फॉर नाउ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडर दिस लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर बाय विलेज हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज। ओके, यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब ये तो हमने देखा कि रूरल एरिया में क्या हो रहा था, आपके अर्बन एरिया में ब्रिटिशर के बाद चीजें किस तरीके से वर्क कर रही थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस आपको 1947 में मिली आज़ादी, उसके बाद आपने, आपकी गवर्नमेंट ने मेजर क्या क्या चेंज करे। तो हमारे यहाँ पे देखो डायरेक्ट बात की है, बहुत ज़्यादा मैंने भी कहानियाँ यहाँ पे नहीं लिखी है, वो आप थोड़ा बहुत तो बना ही सकते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी टू टेक द डिसीजन, और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी रिगार्डिंग द लैंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। सो द गवर्नमेंट was very focused, or the government was targeting this to introduce some reform in this field. तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को लेके कुछ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, कुछ बदलाव लाने की बात की, जिसमें से कुछ थे लैंड रिफॉर्म और कुछ थे टेक्निकल रिफॉर्म। तो ये जो लैंड रिफॉर्म आई, ये लैंड रिफॉर्म थे, ये एक कमेटी बनाई गई, JC कुमरप्पन कमेटी, ठीक है। ये अपॉइंट की गई थी कि लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखो और इस प्रॉब्लम के लिए कुछ रिफॉर्म्स बताओ। तो उन्होंने ये फॉलोइंग रिफॉर्म्स बताए, मैं बोल रही हूँ, आप अगर सुन के समझ के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन फिर आप लोग खुद से करने के लिए एबल हो जाएंगे। लैंड सीलिंग मतलब लिमिट लगा दी गई लैंड पे कि एक पर्सन के पास कितनी लैंड हो सकती है। वरना सोसाइटी में क्या था, देयर आर फ्यू पीपल जिनके पास बहुत लैंड थी एंड देयर आर फ्यू पीपल जिनके पास कुछ भी लैंड नहीं थी। सो दैट्स वाई लैंड पे लिमिट लगा दी गई कि आप इतने पार्टिकुलर परसेंटेज से, इतने पार्टिकुलर से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते हो। अगर हमें मिली आपके पास लैंड तो वी विल सील दैट, हम सील करके उन लोगों को दे देंगे जिनके पास लैंड नहीं है।
ठीक है। बट ठीक है, लोग बहुत चालाक जुगाड़ू थे, लोगों ने क्या करा, नाम का पेपर पे डिवोर्स लेने लगे अपनी वाइफ से, एंड देन वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, अपने नौकर्स के नाम, जो उनके सर्वेंट्स होते थे, सर्वेंट के नाम पे ट्रांसफर करके लेने लगे, जिससे क्या बोला गया, बेनामी ट्रांसफर का कंसेप्ट। तो प्रॉब्लम तो हर चीज़ में आती ही है, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ रेंट, मतलब आप कोई ज़मीन पे काम कर रहे हो और आपसे मन मर्जी का लैंड जो है वो लैंड ओनर्स ले रहे हैं, तो आपके ऊपर अल्टीमेटली बर्डन पड़ रहा है और आप कुछ अर्न ही नहीं कर पा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा वी विल रेगुलेट द रेंट। इसी को टेनेंसी रिफॉर्म बोला गया। टेनेंट कौन होते हैं, ओनर और टेनेंट की बात होती है ना, किराएदार। तो ये रेंट रेगुलेट किया जाएगा। तो यू कैन मर्ज दीज 2 पॉइंट। टेनेंसी को लेके भी रिफॉर्म आए। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, क्लियर कट बोला गया कि ये जो बिचौलिए हैं, ये जो मिडल मैन है, जो एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा पैसा एब्जॉर्व कर रहे हैं, खा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, इनको हटा दो। डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्टली आप क्या है, डायरेक्टली फार्मर्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत बर्डन पड़ता है किसानों पे जाके। सो दीज आर द लैंड रिफॉर्म। इसके बाद आए कुछ टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन आप लोगों ने कहीं ना कहीं अब तक अपनी पढ़ाई में, आप एमए कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइम पे, ग्रेजुएशन में, कोई कॉम्पिटिशन में आपने जरूर पढ़ा होगा ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडिया और रशिया के एक प्रोफेसर थे जॉन बर्लोक, जिनके साथ मिलकर इंडिया ने कुछ नई तरीके की, नई किस्मों के बीज, सीड्स की बात की, जिन्हें बोला गया हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इन हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को 2 फेजेस में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और देखा क्या गया कि इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हुए, प्लस कुछ नुकसान भी थे। पहले मैं बेनिफिट की बात कर लेती हूँ आप लोगों से, देन वील लुक इनटू द नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव की बात करें तो आपका क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। आपकी फसलों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्लस प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है, 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आप कितना उगा पा रहे हो, ठीक है। इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। और जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास क्या होगा, इनकम भी ज़्यादा होगी, प्लस आपका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो इससे पहले इंडिया में फसल की बहुत कमी थी, ठीक है। इतना भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जाके हम क्या बन गए, आत्मनिर्भर बन गए, सेल्फ रिलायंट बन गए। हम इतना कर पा रहे थे कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस हम बाहर भी भेज रहे हैं चीज़ें। सो दिस इज द पॉजिटिव थिंग। नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव क्या रहा, डिस्पैरिटीज आई। रिच और पुअर को लेकर डिस्पैरिटीज देखने को मिली, ठीक है। अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। कॉस्टली थे, सारी फसलों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल क्रॉप्स, नॉट एप्ट फॉर ऑल क्रॉप्स। ये सारी इनमें क्या थी, प्रॉब्लम्स थी। वैसे तो ग्रीन रिवोल्यूशन अलग से नहीं देगा, इसी का पार्ट देगा, तो इतना नहीं आप एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे, एज यू नो कि आपको लिमिटेड शीट्स मिलती हैं। तो अगर वो सोशल स्ट्रक्चर देता है, अब इतना कुछ ऑलरेडी लिख चुके हो, तो ये चीज़ इतनी डिटेल में आपको वैसे भी नहीं लिखनी है। येस, बट यू कैन मेंशन इट इन द शॉर्ट वे। ओके, सो दिस इज द होल टॉपिक जो हमने करा। अब वेदर यू गाइज नीड पीडीएफ ऑफ दिस और नॉट, आप लोग कमेंट करके बताओगे येस और नो। येस अगर आएगा तो ही मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक पूरी देखी है। एंड वीडियो देखने के बाद, ठीक है, पहले मत करो, बट वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करो और अपने जितने भी रिस्पेक्टिव ग्रुप हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करो। बहुत जल्दी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और आपके एग्जाम से पहले हम लोग काफ़ी पेपर कवर कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।